बच्चों को परिवारों से, समाज से, सब चीजों से काट कर रख दिया। एक टाइम था जब हम टीवी हमारे घरों में, जब आप लोग कभी बचपन में थे, टीवी पेरेंट्स के साथ बैठ के देखा जाता था। बड़े पारिवारिक से नाटक आया करते थे और वो भी कुछ मैसेज कन्वे करते थे। जो मूवीज हमारे टाइम में थी उनमें भी मेजॉरिटी जो मूवीज की थी वो पारिवारिक हुआ करती थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि पेरेंट्स और बच्चों का वो गैप बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और आज इस हद तक वो गैप है कि बच्चे सिंगल चाइल्ड हैं। ऐसा पेरेंट्स को लगता है कि हम तो बहुत कुछ दे रहे हैं बच्चों को, हमें एसी नहीं मिला अपने कमरे में, पर्सनल अभी हमें कमरा नहीं मिला पढ़ने का। हम अपने, आप सब लोग भी अपने बिहाफ पे अपने बच्चों के लिए बेस्ट कर रहे हो, चाहे वो उसका स्टडी टेबल हो, उसका बैग हो, उसकी वाटर बॉटल हो या उसकी फीस हो। जितना आप कर सकते हैं, आप कहें ना कहें, लेकिन हम आपस में जानते हैं कि हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए बेस्ट करता है। जब हम बेस्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट बेस्ट क्यों नहीं आ रहा? कैसे, कितने बड़े लेवल पे आप देखिए बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। 10वीं के बाद एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या करें। जैसे आज से 20 साल पहले क्या करें का आंसर था, जिस चीज में इंटरेस्ट है वो कर लो, क्योंकि तब पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे। हम जिस पीढ़ी में थे, हमारे ऊपर पेरेंट्स ने कभी अपनी महत्वाकांक्षाएं थोपी नहीं। मुझे याद है मेरे फादर ने कभी नहीं कहा कि ये स्ट्रीम पढ़ो, जो इच्छा हो वो पढ़ो, जिसमें इंटरेस्ट हो वो पढ़ो। लेकिन आज मैं देखती हूँ लगभग पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा साइंस पढ़े, वो अपना ये नीट का एग्जाम के लिए तैयारी करे। 10वीं करते करते बच्चे के ऊपर अपनी आकांक्षाओं का बोझ आप इस तरीके से लाद देते हैं कि उस बेचारे को जो अपनी जिंदगी जीनी थी ना, वो उस बोझ के तले दबता जाता है, दबता जाता है, दबता जाता है। पहली सोच तो ये बदल दीजिए कि सिर्फ साइंस से आगे दुनिया बढ़ेगी। अगर आप लोग थोड़े से एक्टिव माँ बाप हैं, रवीश कुमार की एक रिपोर्ट अभी कुछ दिन पहले चल रही थी, अगर आपने सुनी हो, IIT का हर साल जितना बच्चा पास आउट होता है ना, आज की डेट में, पिछले हफ्ते आई थी वो रिपोर्ट, 15 लाख में से नौकरियां सिर्फ 1 लाख लोगों के लिए हैं। ये मैं IITI की बात नहीं कर रही हूँ, IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जब मैं पढ़ती थी तो कहते थे IIM में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप बेफिक्र हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए, लाखों का पैकेज आपके बच्चे को मिलेगा। लेकिन आज ये हाल है कि IIT करने के बाद भी बहुत अच्छी नौकरियां नहीं हैं। इसका मतलब, जैसे कुछ लोगों को लगता है कि इसका कारण सिर्फ बेरोजगारी है, मतलब ये है कि भैया बहुत ज्यादा रोजगार नहीं है। ठीक है, एक सच्चाई है कि भारत की आबादी बहुत बड़ी है, लेकिन आप एक चीज मानिए कि उस बड़ी आबादी में पढ़ने वालों की संख्या, जो डेडिकेशन से पढ़ते हैं, जो वास्तव में काबिल हैं, वो बहुत सिकुड़ गई है। हर बच्चा जो एवरेज था, उसके पेरेंट्स भी उसके पीछे पड़ जाते हैं कि आर्ट्स में कुछ नहीं निकलेगा, कॉमर्स में कुछ निकलेगा तो साइंस पढ़ो, साइंस पढ़ो। साइंस का ऐसा भूत बना दिया है कि बच्चे, देखिए एक चीज होती है, आप लोगों ने साइकोलॉजी, मुझे नहीं पता पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, लेकिन हर इंसान की बुद्धि ना एक जैसी नहीं होती। हम सबकी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं इस एरिया में, हम सबकी बुद्धि के अलग अलग प्रकार हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च करके प्रूव किया। एक एवरेज आदमी में, किसी भी एवरेज आदमी में सारी तरह की बुद्धि विकसित नहीं हो सकती, इनफैक्ट मुझ में भी नहीं है। ये बुद्धि के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो जिस बच्चे की बुद्धि का जैसा प्रकार नेचर ने बनाया है, अगर उसको वैसी सी पढ़ाई कराई जाएगी तो वो कामयाब रहेगा। लेकिन किसी बच्चे की बुद्धि का प्रकार जो था, अगर आप उससे इतर, उससे अलग उसको पढ़ाई में मोड़ेंगे तो बच्चा परेशान रहेगा। कितने ही बच्चे जो साइंस के लिए नहीं बने हैं, वो बहुत कुछ अच्छा अलग फील्ड में कर सकते हैं। कितने सारे लड़के लड़कियां स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, कोई बहुत अच्छा थिएटर कर सकता है, कोई बहुत अच्छा म्यूजिक कर सकता है, कोई बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी क्रिएटिविटी धरती पर है। पर प्रॉब्लम ये है कि हम जब माँ बाप की जगह होते हैं ना, तो हमें लगता है कि नहीं, हमारा बच्चा बस साइंस पढ़े और आगे जाके या वो डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर। अगर आपके बच्चे में काबिलियत है तो जरूर बनाइए, जरूर पढ़ाइए, IIT कराइए, उसको अच्छे कोर्सेज कराइए। और मेरा ये कहना है कि हर बच्चे की अपनी क्षमता है, जबरदस्ती उसके कंधों पे इतना बोझ मत डालिए कि जब वो IIT में ना जा पाए या वो नीट का एग्जाम ना क्रैक कर पाए तो उसको लगे कि मेरी जिंदगी बेकार है। आप हर साल पढ़ते होंगे, कोटा राजस्थान में न जाने कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसी सुसाइड वाली जगह पे अपने बच्चों को अगर कोई भेज भी देता है तो पहले ये जज कर लेना चाहिए, इनफैक्ट अपने बच्चे से बातचीत करनी चाहिए। ये बच्चे आपकी सबसे बड़ी
बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी असेट है। आपने एक प्लॉट ले लिया, आपने 2 प्लॉट ले लिया, आपने घर बना लिया, गाड़ी ले ली, ये सब चीजें आज से 20 साल बाद मैटर नहीं करेंगी। मैटर ये करेगा कि आपके बच्चे समाज में क्या जगह हासिल कर पाए, आपके बच्चे कहाँ पहुंच पाए, क्या आपके बच्चे खुश रह पाए और अच्छे इंसान बन पाए। मान लीजिए वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ले, पढ़ लिख जाए, बहुत पढ़ लिख जाए, अच्छे पैसे कमाए, लेकिन ह्यूमन बीइंग अच्छा ना हो, वो एक अच्छे माँ बाप का रोल प्ले ना कर पाए, एक अच्छा हस्बैंड ना बन पाए, एक अच्छी वाइफ ना बन पाए, अच्छे इंसान ना बन पाए बेसिकली, तो फिर ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा। तो पढ़ाइए लिखाइए अपने बच्चों को, पर साथ साथ ये भी आप ही को नजर रखनी है कि हमारा बच्चा जो पढ़ रहा है वो खुश भी है, साथ साथ पढ़ाई के। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चा रोज स्कूल जाते वक्त दुखी ना हो और वो ये बहाना ना सोचे मुझे छुट्टी कैसे मिलेगी। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जिसको पढ़ते वक्त उसको अच्छा फील हो, उसको आनंद आए, वो टीचर्स को प्यार करे, टीचर्स की रिस्पेक्ट करे। जैसे टीचर की अगर बच्चा रिस्पेक्ट नहीं करता ना तो फिर वो बच्चा उस टीचर से कुछ सीख भी नहीं सकता। ये रिस्पेक्ट कहाँ से आएगी? टीचर्स को भी काम करना पड़ेगा। मेरा तो ये कहना है कि पूरी व्यवस्था को बदलने की जरूरत है और एक दिन में एक आदमी के, एक संस्था के चाहने से बदलाव नहीं आएगा, लेकिन हाँ जहाँ है, जिस स्तर पर है, वहाँ अगर कोशिश करेंगे तो धीरे 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 छोटे लेवल से सही लेकिन बदलाव आ सकता है। एक दिन में नहीं आएगा, कुछ सालों में बदलाव आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम ये इतना बड़ा जो आज हम लोगों ने एग्जाम कंडक्ट कराया, ये पूरे हरियाणा के 22 जिलों से, अलग अलग एरिया से, गांव से, कस्बों से बस भर भर के बच्चे पहुंचे हैं यहाँ। और ये वो बच्चे हैं जो अपने एरिया में बेस्ट हैं, क्योंकि पहले इनके इस तरह के एग्जाम अपने अपने राज्यों में, इसमें अपने अपने जिलों में, अपने अपने एरिया में होंगे। फिर जो वहाँ के टॉपर बच्चे थे ना, उन लोगों को यहाँ तक लाया गया। तो आप लोगों के बच्चे जो अंदर बैठ के पेपर दे रहे हैं, पहली चीज तो ये कि ये इस राज्य के बेस्ट स्टूडेंट्स के बीच में पेपर हो रहा है। ये हर बच्चा नहीं दे पाया, फॉर्म बहुत बच्चों ने भरे, लेकिन उन बच्चों में से सिर्फ सिलेक्टेड बच्चे हैं जो यहाँ तक पहुंचे। और आप ब्लेस्ड हैं, आप खुश नसीब हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे उस पेपर में इतना कर पाए कि वो उस ग्राउंड में बैठ के आप पेपर दे रहे हैं। तो पहली चीज तो अपने आप को ब्लेस्ड फील कीजिए कि आपके बच्चे उस भीड़ से बेहतर हैं। अब बात है कि क्या आपके बच्चे सही दिशा में हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। टाइम टू टाइम चेक करते रहें कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं। कई पेरेंट्स से बहुत पढ़े लिखे नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे पेरेंट्स को बहुत पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी भी नहीं है। मेरी खुद की मदर भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन एक चीज होती है कि संभालते हैं हम टाइम पे बच्चे को। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको उसके सारे प्रश्न उत्तर आते हो या आपको उसका सारा मैथ्स आता हो, साइंस आता हो, तो ही आप अच्छे माँ बाप हैं। एक अनपढ़ औरत, एक मजदूर, एक कबाड़ी उठाने वाला आदमी भी अच्छे माँ बाप बन सकते हैं, बशर्ते वो टाइम टू टाइम अपने बच्चे को संभालते हो, वो देखते हो कि मेरे बच्चे के जीवन में चल क्या रहा है। जब उनके बच्चे उदास है तो वो उस उदासी को फील करें कि मेरा बच्चा क्यों उदास है, ये जिंदगी में क्यों नहीं खुश, या जैसे 4-5 दिन हो गए व्यवहार बदल रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को देखना। जब बच्चे अगर गलत रास्ता भी पकड़ते हैं ना, मेरा ये मानना है कि बच्चा सबसे ज्यादा जो गलत रास्ते में की तरफ जाता है, दिशा पे चलता है, वो 9th क्लास है। तो जितने लोगों के बच्चे इस साल 8वीं में हैं, ये मैसेज आप सबके लिए है। जिनके 9th में हैं उनको भी इस बात पे ध्यान देना है। किसी भी इंसान के जीवन में बदलाव आते हैं, क्योंकि आप सब उस एज से निकल चुके हैं। बहुत सारे फिजिकल मेंटल चेंजेस आते हैं। जब बच्चा फिजिकल मेंटल चेंजेस की उम्र से गुजर रहा होता है तो जनरली वो परिवार से कट जाता है। आप देखेंगे 14-15 साल के बच्चे ज्यादातर परिवार से कटने लगते हैं और वो अपना एक अलग दुनिया, एक अलग जहान, एक अलग समाज अपना विकसित कर लेते हैं। पेरेंट्स की बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती और वो बात पे ये शिकायत होती है जनरली पेरेंट्स की, उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं। एक्चुअल में क्या है, उनकी दुनिया अलग बनने लगती है। ये बिल्कुल प्राकृतिक है, ये पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। जब बच्चा 11 साल से 13 साल की एज में होता है तो उसे हम लोग कहते हैं ओवरलैपिंग पीरियड। ओवरलैपिंग का मतलब जैसे कोई 2 चीजें हैं, मान लीजिए मेरे पास ये 2 पन्ने हैं, इन 2 पन्नों को मैं फाड़ के अगर एक के ऊपर एक कर दूं थोड़ा थोड़ा हिस्सा, तो उसे कहते हैं ओवरलैपिंग। मान लीजिए मेरा एक हाथ है, ये दूसरा हाथ है, 2 स्टेज हैं, एक बच्चा है बहुत छोटा और एक है जवान बच्चा। एक एज होती है जब बच्चा जवान भी नहीं होता और बच्चा भी नहीं होता। उस बीच की एज में अपने बच्चों को मेरी ये आपसे गुजारिश है, बहुत ज्यादा संभाल के रखिए। ये जो 11 से 13-14 साल के बच्चे होते हैं ना, इन पे थोड़ा सा
ज्यादा काम करना होता है। कई लोग कहते हैं कि परवरिश तो सबको एक जैसे देते हैं, फिर एक घर में अलग अलग बच्चे कैसे हो जाते हैं अलग अलग बच्चे, क्योंकि उनका सर्कल भी उनको प्रभावित करता है। माँ बाप का रवैया बच्चों के प्रति अगर विश्वास से भरा होगा, हम जो पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं 11 से 14 वाले, खास ध्यान से सुनना, ये जो उम्र होती है 11, 12, 13, 14, इसमें बच्चा क्योंकि धीरे धीरे फिजिकल चेंजेस से गुजर रहा है, उसकी बुद्धि विकसित हो रही होती है, तो उसको बहुत ज्यादा प्यार, केयर और उसको ये फील कराना होता है कि हमें आपकी जरूरत है। हम अपने बच्चे को बहुत बार इस एज में झड़कते हैं। जनरली पेरेंट्स 11 से 14 साल में बच्चे के साथ एक दूरी बनाते हैं। उस दूरी का कारण क्या है? जब बच्चा मान लीजिए हमारे साथ घूमने गया कहीं मॉल में, एक 12 साल का बच्चा, तो वहाँ वो जिद करता है मैं ये वाला भी खिलौना लूंगा, पापा मैं ये ले लूँ, मम्मी मैं ये ले लूँ, तो उसको बार बार झड़कते हैं, इतना बड़ा हो गया अब तो खिलौना से खेलने का रह गया, जैसे बात बात पे झड़कना। अब वो बच्चा ये समझ नहीं पाता कि मैं सच में बड़ा हो गया हूँ, क्योंकि कहीं जब वो घर परिवार के मेन मुद्दों में अपनी राय देने की कोशिश करता है, तो वही सेम पेरेंट्स उसको कहते हैं ज्यादा मत बोला कर, अभी तो इतना बड़ा नहीं हुआ। ये जो हमारा रवैया होता है कि कभी हम उसको कहते हैं कि बहुत बड़ा हो गया और कभी हम कहते हैं कि इतना बच्चा नहीं रहा, तो उसकी समझ से परे है। इसी उम्र को कहा जाता है एडोलेसेंस। जिनके बच्चे एडोलेसेंस एज में हैं 11, 12, 13, 14, उनको अपने बच्चों का संगी साथी बनके उनकी परवरिश करनी है। बहुत ज्यादा प्यार से उनके साथ पेश आना चाहिए, पेशेंटली उनके साथ काम करना चाहिए। देखिए 17-18 के जो बच्चे होते हैं ना, हम नहीं मानते हैं वो जिस रास्ते पे चल पड़े वापस लौट के आना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो बच्चा 12 का है, 13 का है, उसने अभी रास्ता नहीं पकड़ा, उसका हाथ अभी हमारे हाथ में होता है और उसके हाथ को मजबूती से पकड़ के, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उसको कॉन्फिडेंस में लें, उसको विश्वास में लें और अपने बच्चे को जो ये उम्र में बता रही हूँ, इस उम्र में बार बार फील कराएं कि तुम हमारे लिए वांटेड हो, बेटा तुम्हारे लिए हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। उसके ऊपर थोपनी नहीं है बातें। इंडियन पेरेंट्स की एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ माँ बाप बच्चे को इतना ज्यादा फील कराते हैं कि तेरे लिए हम ये करते हैं, तेरे लिए, पहले वो बच्चा इरिटेट हो जाता है। जैसे आज के जो माँ बाप हैं, आपकी पीढ़ी के जो माँ बाप हैं, हम उस पीढ़ी के माँ बाप हैं जिन लोगों को अपने घरों में बहुत ज्यादा सुविधाएं, सहूलियतें नहीं मिली थी। आप में से शायद ही कोई होगा जिसको अपने पढ़ने का पर्सनल कमरा मिला होगा, क्योंकि हमारे जमाने में पर्सनल कमरे का ट्रेंड नहीं था। हम सब घर में बीच में एक अपना जहां मिल जाती जगह वहां पढ़ लिया करते थे। तो अगर आज की पीढ़ी जो हमारे साथ की है, जिनके बच्चे 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में हैं, हम अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि अगर हो सके तो छोटा सा कमरा बच्चे को मिल जाए कि वो पर्सनल पढ़ाई कर सके। पर प्रॉब्लम क्या है इंडियन माँ बाप की, कि जो वो कमरा दे देते हैं ना, मान लीजिए कमरा मुहैया करा दिया बच्चे को, उसके कमरे में एसी लगा दिया, तो उसको वो रोज खाने के साथ साथ मारना भूलते नहीं है कि हमने जो जीवन जिया तुझे क्या पता, हम कितनी मेहनत करते हैं, तेरे लिए देख अलग से कमरा है, तेरे ऊपर एसी है, तो कितने महंगे जूते चप्पल पहनता है। ये हम लोगों की थोड़ी सी गड़बड़ है। और बीइंग पेरेंट्स में ये बात कर रही हूँ कि इंडियन पेरेंट्स को थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों की साइकोलॉजी समझने में, और अब जमाना बदल गया। हमारे पेरेंट्स के टाइम पे कूट पीट के बच्चों को, पेरेंट्स को फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आप आज देखिए, और हमें भी नहीं फर्क पड़ता था। सच्चाई ये है कि बच्चों को भी इतना नॉर्मल सा काम लगता था, कभी टीचर पीटते थे, कभी पेरेंट्स को इसको बुरा नहीं मानते थे। पर आज बदल गया पूरा समाज, इनफैक्ट लॉ ही बदल गए। राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था, पार्लियामेंट में एक एक्ट बना RTE, राइट टू एजुकेशन, जिसने पूरे भारत के बच्चों को एक अधिकार दिया, मौलिक अधिकार, कि वो शिक्षा ले सकते हैं किसी भी स्कूल में जाके, और कोई भी स्कूल उनके एडमिशन को मना नहीं करेगा। RTE एक्ट बहुत अच्छा बना था, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी, जिनमें से एक सबसे बड़ी कमी थी NDP, नो डिटेंशन पॉलिसी। अब ये क्या है? ये पॉलिसी थी कि कोई भी बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है 1ली से 8वीं, उसको फेल नहीं करना। सुन के अच्छा लगा सभी को, सबको लगा बड़ी अच्छी पॉलिसी है। दलील क्या दी गई कि फेल होने के बाद बच्चे दुखी हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, क्लास वाले उनके ऊपर हंसते
करनी हो, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि पढ़ाई कोई नहीं करना चाहता। आप अपने आप को देख लीजिए, पढ़ना मुश्किल तो है ही, तो बच्चों को पढ़ाई में कैसे लगाए रखे, हल्का सा प्रेशर उनके ऊपर जरूरी था, अभी भी है। ये प्रेशर पहले एग्जाम के रूप में था, ये प्रेशर पहले बोर्ड एग्जाम के रूप में था। अब सरकार का कहना है कि इस आरटी में किसी को फेल नहीं करना। अब तो इनफैक्ट ये तक कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में बोर्ड भी खत्म कर देंगे और सिर्फ 12वीं में एक बार आपका बच्चा बोर्ड देगा। अगर ऐसा किया जाएगा तो ये जो थोड़ा बहुत दबाव है ना, जो जरूरी है पढ़ाई के लिए, ये भी नुकसान कर देगा। तो मेरा ये कहना है आप लोगों को कि अपने बच्चे को टाइम टू टाइम उनके साथ बातचीत करते रहें, उनको उनकी पढ़ाई का जायजा लेते रहें। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है कोई बात नहीं, आपको 8वीं क्लास का साइंस मैथ्स नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन टाइम टू टाइम संभालना बहुत जरूरी है। हमने आईसीएस में पिछले साल हम लोग वैसे मेन काम करते थे 12th के बाद के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके ऊपर, खासकर गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट सेक्टर में जितनी वैकेंसीज आती थी, ग्रुप सी की, डी की, टीचिंग की, बैंकिंग में, रेलवे में, पुलिस में, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, सीपीओ के जितने हैं, इन सब की तैयारी कराते थे। लेकिन अब हम लोगों ने ये देखा उस तैयारी के दौरान 2008 से हम ये काम कर रहे थे कि बच्चे स्कूली शिक्षा में कमजोर हैं, स्कूलों से उनके ऊपर काम नहीं किया गया। तो हमने प्लान किया कि क्यों ना स्कूलों से बच्चों के साथ जुड़े, ताकि स्कूल लेवल से ही वो एक अच्छी कमांड बना पाए पढ़ाई के ऊपर। तो हमने पिछले साल स्कूलिंग शुरू की, क्लास 4 से लेके 12th तक की, और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। रिजल्ट का मतलब मार्क्स वाला नहीं, रिजल्ट ये कि हमने अपने आईसीएस स्कूल के बच्चों को कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के साथ स्कूल में ही जोड़ दिया। हमारे यहाँ जितने बच्चे पढ़ते हैं हमको रीजनिंग पढ़ाते हैं। रीजनिंग मतलब मेंटल एबिलिटी, तर्क शक्ति जिसे बोलते हैं। रीजनिंग ना इंसान के दिमाग को खोल देती है। एक दो तरह के दिमाग होते हैं, एक होता है कि भैया जो समझाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, बस उतना ही समझना, उतना ही पढ़ना, कुछ अलग हटके ना सोचना ना समझना, उसे कहते हैं इंटेलिजेंट बच्चा। टीचर ने जितना बताया, फ्रेम सेंटेंसेस कराया, वाक्य बनाओ लिखवाए, एज इट इज याद करके चले गए, अनुच्छेद लिखवाया, ऐसे का ऐसा लिख दिया, पूरे नंबर ले लिए। ये इंटेलिजेंट हो सकता है बच्चा, लेकिन ये बच्चा क्रिएटिव नहीं है। इंडिया में प्रोग्रेस बहुत न करने का कारण, एक बेसिक कारण ये भी है कि इंडियन स्टूडेंट इंटेलिजेंट तो है, लेकिन हमारे इंडिया में लोग ना क्रिएटिव नहीं है। क्रिएटिव क्या होते हैं? जिनका दिमाग खुले तौर पे सोचने में, समझने में सक्षम हो। जैसे दिमाग जो है ना, वो एक ऐसी चीज है जिसमें अपार संभावनाएं हैं। कोई भी बच्चा जब जन्म होता है तो इंटेलिजेंट या क्रिएटिव पैदा नहीं होता, माहौल, परिवेश उसको इंटेलिजेंट या क्रिएटिव बनाता है। जब हम बच्चे के ऊपर प्रेशर रखते हैं ना, जैसे माएं बहुत बार क्या करती हैं, बच्चे का एग्जाम आया तो चल मैं सुन लेती हूँ, चैप्टर याद कर ले, लेसन याद कर ले। बच्चा लेसन याद करता है, क्वेश्चन का आंसर जैसे ही बच्चा थोड़ा घुमा फिरा के बताने की कोशिश करता है, तो 99% इंडियन माएं क्या कहती हैं कि जो लिखा है ना वही का वही सुना, अपनी तरफ से मत इसमें आगे पीछे लाएंगे, इधर उधर कर। बच्चे के दिमाग को हम ऐसे सेट कर देते हैं कि आंसर के ऊपर से नीचे तक के शब्दों में हेरफेर ही नहीं करना। अब एक चीज सोचिए, वो क्वेश्चन आंसर्स जो लिखाए गए थे, क्या वो एक्चुअल में जिंदगी में काम आने थे? नहीं, वो सेंटेंस फॉर्मेशन बच्चा कैसे करे, इसीलिए पढ़ाई का पार्ट थे। हम क्या करते हैं कि बच्चा सेंटेंस वही का वही लिखे जो उसकी टीचर ने समझा दिया या टीचर ने लिखवा दिया। बच्चा अलग हटके लिखने की कोशिश करता है, तो हमारी दलील क्या होती है कि तू इसमें लिखते टाइम गलती करेगा, तेरे नंबर बिना बात कटेंगे और नंबर कम आएंगे। बेशक नंबर कम आए, बच्चा सेंटेंस फॉर्मेशन अपने आप करे ना, चाहे वो गलत लिखे, वो मात्राएं गलत करे, लेकिन वो बच्चा क्रिएटिव बच्चा है। दुनिया में जितने बड़े काम किए हैं जिन लोगों ने, वो बहुत ब्रिलियंट नहीं थे। ब्रिलियंट इन द सेंस वो 99% वाले बिल्कुल नहीं थे। एवरेज बच्चे जिनके 70%, 80%, 75% आते हैं ना, आप देखिएगा वो ज्यादा खुश रहते हैं, वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि 99% वाला कहे कि मुझे 75 की मेहनत किया करे। हर बच्चा अलग है, लेकिन जिनके बच्चे 75, 80, 82, 85% वाले हैं ना, उनको बहुत चिंता नहीं करनी है सोच के कि अब तो 99 से कम में हमारे बच्चे का कहीं एडमिशन ही नहीं होगा। उस ढर्रे पे चलेंगे तो बेरोजगारों की एक लंबी कतार में आपके बच्चे का भी नाम होगा। आज से 5 साल 10 साल बाद कितने बेरोजगार हैं? 2, 4, 10 हजार, 20 हजार, हर साल लाखों बच्चे बढ़े तो क्या फर्क पड़ता है? आपका बच्चा क्रिएटिव होगा ना, तो वो जिंदगी में कभी मार नहीं खाएगा, किसी ना किसी फॉर्म में कमा के खा लेगा। इस भारत में ना, इतने बड़े देश में बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। आप देखिए दुनिया कितनी बदल गई। पहले हम ये मानते थे कि पैसे कमाने का जरिया है कि भैया डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ,
मोटी कमाई हो जाएगी। अगर उस उतनी क्षमता नहीं है तो थोड़ा नीचे बीच के लेवल के काम, उतने में नहीं है तो और नीचे के। लेकिन आज आप देखिए घर बैठे लोग ऐसा ऐसा यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहे हैं, इतनी क्रिएटिव उनकी समझ सोच है कि वो महीने के करोड़ों रुपए छाप रहे हैं। उनका कोई बड़ा खर्चा नहीं है, वो अपने घर में छोटा सा स्टूडियो बनाया, कुछ भी इस तरह का किया और उनके लाखों 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 मिलियंस में सब्सक्राइबर्स बनते गए और उनकी महीने की करोड़ों की कमाई। ये वो बच्चे बिल्कुल नहीं थे जिनके अपने जमाने में 90 या 99% आते थे। ये वो बच्चे थे जो लीक से हटके सोचते थे, जो उस टाइम पर भी थोड़ा सा अलग सोचा करते थे, जो क्रिएटिव थे। जिंदगी में अगर कामयाब करने हैं ना अपने बच्चे, तो सिर्फ ये 99% का जो एक रट्टा लेके बैठा है हर भारतीय माँ बाप कि मेरे बच्चे के 99% आए। जब अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस करें ना, तो एक चीज हमेशा याद रखें कि मैं कैसा था या मैं कैसी थी। अपने परसेंट याद कर लीजिए, उतने परसेंट से थोड़े हैं फिर भी ही बच्चा ले सकता है। अगर आप खुद 70% के थे, 50% के थे और आप सोचें कि मेरा बच्चा, क्योंकि मैंने उसको एक कमरा अच्छा दे दिया, AC लगवा दिया, महंगे स्कूल में एडमिशन करा दिया, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो 99% लाए। अगर आप खुद 50% के थे तो बच्चा 55, 60, 65, 70 ला रहा है ना, तो आप सोचिए आपसे तो बेहतर ही है। मैं भी ये सोचूं कि जितने पे मैं थी, मेरी बेटी उससे अगर एक भी नंबर ज्यादा लाई तो वो मुझसे बेहतर है। ऐसे ही आपको भी सोचना पड़ेगा। माँ बाप की गलत एक्सपेक्टेशंस बच्चे की क्रिएटिविटी का गला घोट देती हैं। तो अपने बच्चों से गलत एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत रखिए। और ये तो बिल्कुल ही सरासर नाइंसाफी है कि जो चीज हमने अचीव नहीं की वो हमारा बच्चा जरूर करे। उसकी एक इंडिविजुअल लाइफ है और वो होनी भी चाहिए। ये बातें मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मेरी बेटी भी यहीं बैठी है, ये भी सुन रही है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको माँ बाप के बिहाफ पे बस ऐसे बता दूंगी और घर जाके मैं अपनी बेटी को कहूँगी कि नहीं तुम्हें 99% ही लाने हैं। मैंने उसको भी कभी प्रेशराइज नहीं किया कि वो इतने परसेंट कम से कम लाए। जब मैं पढ़ती थी 10th क्लास में, तो मैंने साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स थे। तो मैंने इसको कहा कि बेटा मेरे इतने मार्क्स थे, मेरे 95 थे उस टाइम पर 100 में से। इसको मैंने कहा बेटा कोशिश करना कि मेरे इर्द गिर्द तो रहे। तो इसके 100 में से 97 आए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझसे 2 नंबर ही सही, 100 में से 97 मेरे लिए 100 में से 100 बराबर ही थे। तो ये एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। जितने आप थे, आपका बच्चा आप ही के जीन से तो है ना, तो उससे थोड़ी सी ऊपर एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, बहुत ऊपर नहीं रखनी। तो आप में से कुछ लोगों को लगेगा हमें तो कुछ मिला नहीं था इसलिए हम कहाँ थे। ठीक है, आज के बच्चों को आप सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन सुविधाओं का मतलब ये नहीं होता कि बदले में हम उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि जैसा हम नहीं कर पाए उसको वो जरूर अचीव करे। हर बच्चा अपने आप में इंडिविजुअल है, उसको जिंदगी जीना सिखाना पड़ता है, उसको परिवार के साथ प्यार करना सिखाना पड़ता है। आजकल के पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी परेशानी क्या है कि बच्चा परिवार के साथ घुल मिल के नहीं रहता, बच्चा परिवार में उठता बैठता नहीं, बातचीत नहीं करता। मेरा ये मानना है, हम पेरेंट्स हैं आज की पीढ़ी के, हम पहली पीढ़ी हैं जो सामूहिक तौर पर फेलियर कहलाएंगे अगर हम अगली पीढ़ी को अपने साथ बैठाना, बातचीत करना, घर परिवार में प्यार करना ना सिखा पाए। जैसे हमसे जो पिछली पीढ़ी थी ना, जब आप लोग जिनके बच्चे हैं, आप जिन घरों से हैं, आपके जो माँ बाप हैं, उस पीढ़ी ने इतनी मेहनत की कि उनमें से ज्यादातर अपने माँ बाप का इस एज में आके बहुत दिल से रिगार्ड करते हैं कि उन लोगों ने कितने कम साधनों में हमें कितना अच्छा जीवन दिया। आप जिस स्कूल में पढ़े, सरकारी में ही लगभग लोग पढ़े हैं, हमारे माँ बाप के पास जैसी रोटी थी उन्होंने बेस्ट करके हमें खिलाई, हमें बेस्ट कपड़े उस जमाने के हिसाब से पहनाए। अपना बेस्ट करता है हर माँ बाप, और हम वो पीढ़ी है जो थैंकफुल है अपने माँ बाप के। लेकिन जो अगली पीढ़ी आ रही है ना, हमारी इस पीढ़ी को उस पीढ़ी से थोड़ी सी शिकायत है, और इस शिकायत का कारण हम खुद हैं, क्योंकि हमसे पिछली जो पीढ़ी थी उसने अपने बच्चों में संस्कार भरे। हम समाज वैसा नहीं बना पा रहे, ये हम लोगों का फेलियर है। आज जो बच्चे घुलते मिलते नहीं, परिवार में प्यार नहीं सीखते, अलगाव की भावना आ गई, परिवार जो है ना एलिमिनेट हो गए, कट गए, और परिवार आपस में भी कट गए। परिवार का बेटा बेटी माँ बाप से अलग है, माँ बाप के दुख से उन्हें कोई मतलब नहीं है। पिताजी किसी टेंशन में है, परेशानी में है, बच्चा अपनी डिमांड रख रहा है मुझे 5000 के जूते दिलवाओ, मैंने ये किया मुझे 2000 के कपड़े दिलवाओ, तो बच्चे वो लगाव, वो जुड़ाव क्यों नहीं महसूस कर रहे? हमारी पीढ़ी में हमारे पिताजी को, आप लोग भी थे, तो परिवार पे दिक्कत आती तो पूरा परिवार फील करता था कि ये दिक्कत हम सब पे है। हम अपनी पीढ़ी को वैसे क्यों
को फील करें, तो कहीं ना कहीं ये फेलियर होगा। इस फेलियर से अपने आप को अगर बचाना है तो समाज को अपनी वैल्यूज बदलनी पड़ेगी। आप जिस जमाने में रह रहे हैं, दुनिया बहुत तेज गति से बदल रही है। ये फोन एक ऐसी चीज है बच्चे के हाथ में जो या तो उसका जीवन बहुत बढ़िया बना सकता है या उसके जीवन को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचें कि मैं अपने बच्चे से फोन छीन लूं, फोन को देखे ही ना। ये आज की जरूरत है। फोन तो बच्चे के पास होगा ही होगा। चलिए आप 8वीं 9वीं 10वीं तक रोक लेंगे, लेकिन 11वीं 12वीं में तो बच्चे के ज्यादातर काम ही फोन पे होंगे, तो आप फोन कैसे रोकेंगे? फोन तो आपको देना पड़ेगा। उस फोन पे वो किस चीज में इन्वॉल्व है, वो किस तरह की चीजें देखता है, वो बच्चा फोन पे किस तरह के लोगों के साथ कांटेक्ट में है, ये टाइम टू टाइम आपको देखना पड़ेगा। आपका बच्चा बिगड़ने के सारे साधन आज के इस समाज ने मुहैया करा रखे हैं। कुछ भी नहीं करना, उसे कहीं दूर नहीं जाना। उसके घर के अंदर, उसकी गली में, नुक्कड़ में, मोहल्ले में इतने साधन हैं बिगड़ने के कि बहुत 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 आसान हो गया गलत रास्ते पर चलना। और इसीलिए अब ज्यादा जिम्मेदारी है आपके कंधों पर। बीइंग पेरेंट्स, माँ बाप होने के नाते, जब समाज ने गंदगी को चारों तरफ से एक तरह से बढ़ावा दे रखा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी रह जाएगी पर्सनली कि कैसे अपने बच्चों को उस गंदगी से बचाएं। इस गंदगी से बचाने के लिए ना उसको अपना टाइम देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा इंसान बने, वो चीजों को समझे, उसके अंदर इमोशंस हो, जब आप कल को बुजुर्ग हो तो वो आपकी इज्जत करे, तो उस बच्चे के अंदर अच्छे भाव आपको, मुझे, हम सबको मिलकर डालने पड़ेंगे। और ये एक दिन में पैदा नहीं होगा। नहीं ऐसा होगा कि एक दिन आपने फोन साइड में रख के 5 मिनट बात कर ली तो आपका बच्चा आपके पीछे पीछे घूमेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको अपनी जिंदगी के कीमती समय में से कुछ समय निकाल के अपने परिवार को देना पड़ेगा। और जब ये समय हो ना, तो फोन आपका ना हो, फिर फोन आपके साइड में रखा हो। अपने जवान होते बच्चों से रोज बैठ के 5 मिनट 10 मिनट बातें करनी चाहिए। आपको इंटरेस्ट ना भी आए ना, तो भी उनकी जिंदगी में झांकना चाहिए कि बेटा आज स्कूल में क्या हुआ, आज क्या खास हुआ, किस टीचर, जैसे बच्चे जो होते हैं जनरली मजाक करते हैं टीचर्स का, आप हम भी करते थे, तो कोई बात नहीं। बच्चे को हमेशा ये सिखाइए कि बेटा टीचर की रिस्पेक्ट दिल से करना। अब हर इंसान के ऊपर कोई ना कोई इस तरह की बात होती है कि हंसा जा सकता है, तो बच्चा किसी टीचर के बारे में जब मजाक भी कर रहा हो तो इस बात का ध्यान रखें। कई बार जाने अनजाने ना पेरेंट्स ही बच्चे को गलत रास्ते पे ले जाते हैं कि टीचर्स का, बड़ों का बेटा हमेशा रिगार्ड करना, अपनी लाइफ को हमेशा ऐसी बनाना कि तुम्हें गर्व हो। उनको टाइम टू टाइम ना, बच्चा जैसे, ये कहावत ऐसे नहीं है कि बच्चा जो है वो कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है, उसको शेप देनी पड़ती है। ये शेप पेरेंट्स और टीचर्स मिलके देते हैं। अब बहुत सारे पेरेंट्स की दिक्कत है कि उन्हें पता ही नहीं है कि बच्चे के साथ व्यवहार कैसे करना है। तो अपने बच्चों को इस बदलते परिवेश में पहली जरूरत समय चाहिए उन्हें आपका। वो समय आपका और उन बच्चों का, आपके परिवार का हो। आपका फोन कॉल बीच में ना आए। डेली के चाहे आप 15 मिनट बैठिए, अपने परिवार के साथ बैठिए, बच्चों के साथ बैठिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनके जीवन में क्या चल रहा है, परेशान तो नहीं है। आप सब याद कीजिए, जब आप 9वीं 10वीं में थे तो हम कितनी बार, हम भी तो परेशान होते थे। कभी किसी टीचर के कारण, कभी दोस्त से लड़ाई हो गई, कभी कुछ कहा सुनी हो गई। ये सबका पार्ट ऑफ लाइफ है। उस टाइम पे जिनके घर में सिर्फ एक बच्चा है, आजकल ज्यादातर सिंगल चाइल्ड है, हद से हद 2। हम तो 4-4 5-5 भाई बहन थे, आप लोग तो 4-4 5-5 भाई बहन थे। अपने ही भाई बहनों के साथ मिलके हम वो सारी टेंशन जो स्कूल में हमारे साथ घटा, उसको भूल जाते थे। घर की टेंशन स्कूल में जाके भूलते थे, स्कूल की परेशानी घर में आके, क्योंकि हमारे आसपास एक छोटा सा अपना पर्सनल समाज था। लेकिन आज आप जिन घरों में रह रहे हैं, आपके बच्चे के पास अपना समाज नहीं है। आपके घर में 4-5 बच्चे नहीं हैं। ज्यादातर घरों में 1 बच्चा 2 बच्चा, और अगर चाचा ताऊ साथ है तो भी वो सिंगल चाइल्ड ही मिलेंगे, और ज्यादातर बच्चा अपनी जिंदगी में व्यस्त है। तो उसको अपना समय दीजिए। और एक और बात, जो बच्चा है ना, उसकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं माँ और बाप। हम कितनी ही बातें कोई भी कर ले, चाहे मैं बीइंग अ टीचर कितना ही कुछ समझाऊं, लेकिन जो रोल आप प्ले कर सकते हैं ना, माँ और बाप, वो कोई प्ले नहीं कर सकता उस रोल को। वो आपका रोल है, आप ही को अदा करना है। अच्छा एक्टर वो होता है जो एक्टिंग बहुत अच्छी करे। अब हम सब लोगों को भी ईश्वर ने एक एक रोल पकड़ा दिया। माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, वाइफ के रूप में, या फ्रेंड के रूप में, हस्बैंड के रूप में, बेटे के रूप में, जितने रोल मिले हैं ना, इनको परफेक्ट तरीके से निभाना चाहिए। हम सब अपना अपना रोल प्ले करते हैं। उसमें एक रोल ऐसा है जिसके ऊपर अगला पूरा समाज
में है। जैसे बच्चे हम बना के अगली पीढ़ी में देके जाएंगे वैसे तो समाज बनेगा। जैसे हमारी पीढ़ी जो है, हम सब लोगों में इमोशंस हैं, हमारे अंदर ह्यूमैनिटी है। आप सब जितने लोग बैठे हैं ना, आप सबके माँ बाप चाहे पढ़े लिखे ना हो, लेकिन मानवता, इंसानियत, चाहे वो नहीं पढ़े लिखे थे, उन्होंने आप तक मुझ तक पहुंचा दी। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इंसान अच्छे होंगे ना तो समाज रहने लायक होगा। अगर इंसान अच्छे नहीं होंगे तो ये पढ़ाई वेस्ट है। कोई IIT IIM किया हुआ लड़का अगर एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा पति ना बन पाए तो फिर क्या फायदा उस IIT का, अगर वो अपने परिवार को खुश ना रख पाए। एक IIM की हुई लड़की या जिसने डॉक्टरी पढ़ रखी है वो लड़की अगर अच्छी माँ, अच्छी भाई, अच्छी पत्नी, अच्छी किसी भी कैरेक्टर में बहन ना बन पाए तो फिर उस पढ़ाई का क्या फायदा। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ, आप यकीन मानिए, जो बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके घरों में कलेश रहते हैं। हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, हस्बैंड वाइफ अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ ना उनका बैठना, ना बातचीत करना, उनके बच्चों को अपने माँ बाप से नफरत है। मैं ऐसे बच्चों को भी जानती हूँ, ऐसे माँ बाप को भी, और कहने के लिए उनके पास बेहद बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन वो एक छोटा सा खूबसूरत परिवार बना के नहीं कर पाए। तो फिर क्या फायदा उस बड़ी डिग्री का, उस बड़े पैसे का, उस बड़े बैंक बैलेंस का, जब आप बेसिक चीज ही नहीं कर पाए। इंसान की सबसे बेसिक नीड है वो सोशल एनिमल है, हम सब सामाजिक प्राणी हैं। तो कम से कम सबसे छोटा समाज होता है हमारा परिवार, सबसे छोटा समाज, उसमें अपने रोल को अच्छा प्ले करें, अपने बच्चों के लिए अच्छे माँ बाप बने, उनको टाइम दें, उनसे खूब बातें करें, और जब वो परेशानी में हो तो सिर्फ उनको इतना भर भी कह देना कि बेटा कोई भी किसी भी तरह की परेशानी हो, हम हमेशा अवेलेबल हैं। कभी भी तुमसे कोई भूल हो जाए तो ये मत सोचना कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। कितना भी बड़ी मिस्टेक तो बहुत छोटा शब्द है, अगर ब्लंडर भी हो जाए ना बच्चे से, ब्लंडर होता है बहुत बड़ी जिसकी की वापसी नहीं होती, तब भी अपने बच्चे को हमेशा कॉन्फिडेंस में लेके रखिए कि हम तेरे पीछे खड़े मिलेंगे। कोई भी जब तेरे साथ नहीं है ना तो हम खड़े हैं। कोशिश करना गलत ना हो, टाइम टू टाइम हमें बताते रहना, पर कभी फिर भी, क्योंकि समाज में आप देखते हैं बच्चे बहुत बहुत बड़ी चीजों में फंस जाते हैं। आजकल जो ये सोशल मीडिया है ना, ये तो ट्रैप है, जाल है, बच्चे इसमें ऐसे फंस जाते हैं कि फिर निकल ही नहीं पाते। और कई बार तो बच्चे इसमें एक तरह से ऐसे एक्सप्लॉइट होते हैं कि बेचारे वो डर के हमारे पेरेंट्स तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाते। तो अपने बच्चों को ना इतना जरूर कॉन्फिडेंस में लीजिएगा कि कोई भी परेशानी आई, कोई भी दिक्कत आई, कितनी मुसीबत उस पर टूट पड़ी, वो जब अकेला पाए तो सिर्फ अपने पेरेंट्स को पीछे देख ले, उतने भर में वो साथ खड़े होंगे। इतना कॉन्फिडेंस जरूर दीजिएगा उनको कि वो अपनी परेशानियां, अपनी जिंदगी की जो बड़ी दिक्कतें हों वो आपके साथ शेयर कर ले। और ऐसा कहने से नहीं होगा, ऐसा तब होगा जब आप उसके साथ बैठ के बात करते होंगे। रोज अपनी लाइफ का डिस्कशन रखिए। जैसे अब जो औरतें काम नहीं करती वो क्या करें, वो भी डिस्कस कर सकती हैं कि बेटा आज पूरे दिन में मैंने ये काम किया, आज सुबह मैंने घर में ये वाला काम कर दिया, आज नानी का फोन आया या मासी से मिली बात, 5 मिनट में थोड़ा समाप्त करके उसको, तो उसको लगेगा आप भी उसकी लाइफ में इंटरेस्ट लेते हैं, आप अपनी बातें उसको बताते हैं। फिर उससे आज तेरे साथ क्या रहा, आज स्कूल में क्या हुआ बेटा, आज किस टीचर ने क्या कहा, कोई परेशानी तो नहीं है। जब बच्चा परेशानी में होगा ना तो वो धीरे 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 व्यवहार बदलेगा। अपने बच्चे के व्यवहार को पकड़ना सीखिए। एकदम से बच्चा ऐसा नहीं होता कि सुसाइड कर लेता है, बच्चे धीरे धीरे इंडिकेशन देते हैं। जब वो खाने पीने में इंटरेस्ट कम कर दें, जब वो बातचीत करना कम कर दें, जब वो हंसने की बात पर ना हंसें, वो अपनी एक अलग सी दुनिया जब जाल सब लेते हैं ना चारों तरफ, तो फिर वो उसके अंदर जैसे एक मकड़ी के जाले में कई बार देखे चींटा या कोई कीड़ा फंस जाता है, तो जब वो फंसता है तो थोड़े थोड़े हाथ पैर मारता है, फिर धीरे 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 उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है और उसी में लीन हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसे ही बच्चे होते हैं। ये जो जाल है ना, जो बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं के हैं, ये जाल तरह तरह के हैं, वो दिखते नहीं है। सोशल मीडिया में सबसे भयानक जाल है। बच्चा इसकी गिरफ्त में आ गया, चलिए जब तक वो इंस्टा देख रहा है कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत रील वो देखेगा, शॉर्ट्स वो देखेगा, ये जिंदगी बदल रही है तो बच्चा भी बदलेगा। लेकिन जब बच्चा फंसेगा ना तो वो पहले इंडिकेशन देगा। आपको अपने बच्चे को वहीं एकदम से थाम लेना है, बच्चे को बहुत ज्यादा गलत रास्ते पे नहीं निकलने देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर बच्चे का समय दिया जाए ना, टाइम दिया जाए, तो बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, पहली चीज। लेकिन सिर्फ समय देने से भी काम नहीं चलेगा। दूसरी चीज है उनके करियर पे आपको काम करना पड़ेगा। अब कुछ पेरेंट्स कहेंगे जी हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम तो अनपढ़ हैं, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं।
कोई बात नहीं, मैंने शुरू में ही कहा संभालना जरूरी होता है बच्चे को। जब आप टाइम टू टाइम बच्चे को संभालेंगे, ठीक है, आ जाओ। तो अपने बच्चे के करियर पे भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि वो क्या पढ़ रहा है, कैसा पढ़ रहा है। परसेंटेज के पीछे मत भागिएगा, लेकिन अब बदलते समाज में ना कुछ चीजें जरूरी हैं। जैसे सिर्फ अब वो रटे रटाए सब्जेक्ट नहीं पढ़ने कि भैया हमने हिस्ट्री पढ़ ली या बस एक मैथ्स का टॉपिक कर लिया या वो साइंस पढ़ ली, फिजिक्स केमिस्ट्री। अब टाइम बदल रहा है, बच्चे को आसपास की दुनिया में क्या घटित हो रहा है ये भी पता होना चाहिए। बच्चे को आज के टाइम में समाज में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं वो उसके लिए कैसे तैयार होगा ये बताना भी आप पेरेंट्स की और हम टीचर्स की जिम्मेदारी है। मैंने भी थोड़ी देर पहले नाम लिया था, रीजनिंग एक सब्जेक्ट होता है। रीजनिंग ना बच्चे का, इंसान का दिमाग खोलता है। रीजनिंग का मतलब रीजन मतलब कारण, तर्क देना। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हमारे माँ बाप कोई बात कहते हैं और हम पूछते हैं ऐसा क्यों, तो वो कहते हैं ज्यादा मत बोलो, ऐसा ही करते हैं, और हम मान लेते थे। एक क्वेश्चन तो मन में उठता था कि क्यों करते हैं ऐसा। जैसे मान लीजिए कोई रीति रिवाज है, वो क्वेश्चन का आंसर हमारे टाइम के पेरेंट्स दे नहीं पाते थे, लेकिन आज आप जिस दुनिया में रह रहे हैं, जब बच्चा क्यों पूछे तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप गूगल कर सकते हैं। क्यों पूछने वाले बच्चे 11वीं 12वीं के नहीं होते, बहुत छोटे होते हैं। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है ना, तो उसकी तर्क शक्ति विकसित करनी होती है बातचीत करके। बच्चा जब चीजों को सुनेगा, अच्छी चीजों को सुनेगा, समझेगा, तो धीरे धीरे करके उसकी रीजनिंग की पावर डेवलप होगी। ये एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। जितने लोग नौकरियों में हैं या तैयारी करके आए हैं वो जानते हैं रीजनिंग एक अहम रोल प्ले करता है। हम आईसीएस में अपने बच्चों को रीजनिंग इनिशियल स्टेज से सिखा रहे हैं। क्लास 4th में पढ़ने वाला बच्चा आईसीएस में रीजनिंग सीखता है, वो तर्क देना सीखता है, वो किसी चीज को एनालाइज करने की पावर डेवलप करना सीखता है। तो मैं इस आईसीएस के बिहाफ पे ये बताना चाहती हूँ कि हम एक रटी रटाई पढ़ाई अपने बच्चों को नहीं कराते। हम जो पढ़ाते हैं वो ऐसा पढ़ाते हैं कि बच्चा लाइफ में एडजस्ट करना सीखे। हम आईसीएस में 99% की बात कभी करते ही नहीं। हम बात करते हैं समाज में एक अच्छा इंसान कैसे बने। एक बच्चा जब 6ठी 7वीं में है तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसको पता हो कि ट्रेन का टिकट कहाँ से मिलता है और ट्रेन में ट्रेवल कैसे किया जाता है। उसको पता हो कि इस हरियाणा में जहाँ मैं रह रहा हूँ या जहाँ मैं रह रही हूँ यहाँ कौन कौन सी जगहें हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या फेमस है। भारत में जहाँ जहाँ आसपास हो, जैसे इस साल लास्ट ईयर जब खत्म हुआ नवंबर में, आप जानते होंगे बहुत बड़ा गीता जयंती महोत्सव होता है, हमारे हरियाणा की शान है। और राष्ट्रपति राज्यपाल कई राज्यों के सीएम चीफ गेस्ट के रूप में जब गीता जयंती महोत्सव होता है कुरुक्षेत्र में बुलाते हैं। तो हमने पिछले साल क्या किया, अपने सारे आईसीएस के स्टूडेंट्स को सोनीपत के रेलवे स्टेशन पर बुलाया और कहा कि अपनी अपनी टिकट खुद ले लो। हम स्कूल से बस नहीं लेके जाते कि भैया बस में बैठकर चले गए। हर बच्चे ने जाके अपने पेरेंट्स के साथ टिकट ली और टिकट लेके जब उस बच्चे ने ट्रेन में ट्रेवल किया तो उसको ये फील हुआ कि हाँ मैं भी इंडिपेंडेंटली कुछ कर सकता हूँ। आज के पेरेंट्स की प्रॉब्लम ये भी है कि बच्चे क्योंकि एक एक दो हैं तो वो इतना ओवर प्रोटेक्शन बच्चे को देते हैं कि अकेला बाहर नहीं जाएगा, दुकान पे नहीं जाएगा अकेला, जहाँ जाएगा माँ बाप साथ साथ चलेंगे। ठीक है, थोड़ी सी केयर जरूरी है, प्यार जरूरी है, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा इंडिपेंडेंट जब तक नहीं होगा उसको चीजें नहीं समझ में आएंगी। और ये समाज हमेशा आपके बच्चों के साथ आपको खड़ा नहीं रहने देगा। जब वो बाहर निकलेगा तो उसको अकेले दुनिया को फेस करना। आप कहाँ कहाँ जाएंगे, आप यहाँ तक आ गए क्योंकि ये स्कूल का पेपर था। जिस दिन बच्चा 12वीं पास करेगा आप कॉलेज में थोड़ी ना साथ साथ जाएंगे। बच्चे को अकेले कॉलेज जाना है, अकेले उसको अपनी लाइफ के बड़े डिसीजंस लेने हैं। तो उसको सबल बनाओ, उसके कंधों पे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ना जिम्मेदारी, बोझ नहीं, जिम्मेदारी डालना शुरू करना चाहिए। ये जिम्मेदारी घर से शुरू होती है, बहुत छोटी छोटी चीजों से। जैसे हमारे घरों में क्या है आजकल, एक बच्चा दो बच्चा तो माँ बड़ी केयर करती है। कुछ माएँ पढ़ी लिखी भी हो गई, उन्हें लगता है बच्चे को बहुत केयर देनी चाहिए। तो बच्चा स्कूल से आएगा, बैग जहाँ फेंकेगा ठीक है माँ उठा के रख देगी, उसे जहाँ सॉक्स फेंकती माँ उठा के रख देगी, बच्चे ने आगे शूज फेंकती उठा के रख देगी, बच्चे की बेल्ट संभाल के रखेगी, अगले दिन बैग भी पैक करके देगी। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, केयर दिखती है, पर मेरा ये मानना है कि जब बच्चा 6-7 साल का हो जाए तो उसको इस तरह की केयर बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। मैंने भी नहीं दी, एक उम्र में देनी चाहिए, लेकिन जब बच्चा 6-7 साल का
पौधा हो गया। इनफैक्ट ये किताबों में लिखा है कि 8 साल का बच्चा 80% अपने काम खुद कर सकता है। अगर आप उसके सारे काम करते चलेंगी ना, तो आप उसको ऐसा बच्चे के रूप में डेवलप कर रहे हैं जो हमेशा दूसरे की तरफ देखेगा हर काम के लिए। हमें सबल बच्चे, इस पीढ़ी के बच्चे बनाने हैं जो अपने डिसीजंस खुद लेने में सक्षम हो। तो ये जिम्मेदारी स्टार्टिंग से डाली जाती है। अपने घर जब बच्चा वापस आए ना 6-7 साल का, तो बेटा अपनी बेल्ट सही जगह पे रखो, अपने शूज ठीक जगह पे रखो, अपना बैग ठीक जगह पे रखो, अपना लंच बॉक्स बॉटल निकाल के किचन में रखो। ये देखने में तो बहुत छोटे काम है, लेकिन ये छोटे छोटे काम उसको जिम्मेदार इंसान बनाएंगे। जब वो बड़े होते जाएंगे ना, तो ये जिम्मेदारियां थोड़ी 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 बढ़ानी चाहिए। जैसे एक बच्चा जो 5वीं क्लास में है, वो माँ के साथ हेल्प करा सकता है घर में छोटे छोटे कामों में। हम कपड़े सुखा रहे हैं तो अपने बेटा बेटी को नहीं, चलो बेटा मेरा हेल्प करो, बहुत छोटे छोटे से कामों में। ये देखने में लगता है इससे कुछ नहीं होता, लेकिन वास्तव में इन्हीं चीजों से बच्चा जिम्मेदारी का व्यवहार करना सीखता है। तो अपने बच्चे को ना अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कीजिए, उसको बहुत कोजी एनवायरनमेंट बना के, ऐसा नहीं कि वो एक जैसे गमला होता है ना, गमला उसमें एक पौधा पनपता है, तो उसको सिर्फ उतनी मिट्टी मिलती है जितनी गमले के अंदर है। वो बहुत बड़ा पेड़ नहीं बन सकता। हमारे बच्चे जो घर में बहुत कोजी एनवायरनमेंट देते हैं कि हर चीज आगे से आगे, बेटा ये खा ले, तू मत, मैं करती हूँ, ये एनवायरनमेंट नहीं देना चाहिए। वो गमले का पौधा बनेगा तो वो एक क्षमता जो उसके अंदर है ना, एक बीज के अंदर, वो कभी पनपेगी ही नहीं। बच्चे बरगद के पेड़ की तरह फैलने चाहिए, वो इतने सक्षम होने चाहिए कि उनकी जो दुनिया में, समाज में एक इमेज हो, एक इज्जत हो, एक जगह तक पहुंचने में वो उतने काबिल हो कि एक जगह तक पहुंच पाए। तो अपने बच्चों को गमले का पौधा मत बनाइए, उसके सारे काम करके मत दीजिए, उसको काम करने दीजिए, अपने डिसीजंस को लेने दीजिए। अगर आप जितनी लेडीज यहाँ बैठी हैं जिनके बच्चे छोटे हैं ना, कुकिंग में उनकी हेल्प लेनी चाहिए। जैसे आप कुछ भी जब खाने पीने का सामान बनाए तो बहुत छोटी मदद ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मटर छील लेगा, उसमें तो कोई नुकसान नहीं है। एक बच्चा मटर छील के अगर आपकी मदद कर रहा है तो पता है वो क्या फील करता है कि ये खाना मैंने भी बनाया है। माँ के साथ उस बीच में वो बहुत सारी बातें करेगा, तो अपने आप एक अच्छा बॉन्ड डेवलप होगा। अपने बच्चों को अपने साथ कामों में लगाइए, उसकी पढ़ाई के साथ साथ घर में उसको एक अच्छा व्यवहार दीजिए। स्कूल